हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी और हमारे पास एनसीईआरटी के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे साथ में। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि किस तरीके से मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में यूज होता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपकी नॉलेज के लिए है। उसके बाद मैट्रिक्स बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में आपको, ये मैट्रिक्स ही है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है आपको, देखिए आपके सामने है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता चुका हूं मैं। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा उसे दोबारा से देखिएगा। एनसीईआरटी के ये कंप्लीट जो लिखा हुआ है इसमें ये पढ़ना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं कुछ, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया है, तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आप करेंगे। ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम, रो और स्क्वायर मैट्रिक्स ये मैंने बताया है आपको। उसके बाद चलते हैं आगे। डायगोनल मैट्रिक्स बताया था, अगर नहीं बताया तो यहाँ से एक बार पढ़ना जरूर है आपको। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। ये बेसिक पढ़ना है। मैं आपको ये सारी चीजें जरूर बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, वो सारी बातें जो आपको बताई गई हैं पीछे, आप पहले खुद से एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, यहाँ मैं तो बताऊंगा ही। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। कॉपी लेकर बैठिएगा, मेरे साथ साथ करिएगा, और जो होमवर्क मैं आपको दूंगा वो होमवर्क आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कहता है इन द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, राइट आपको लिखने हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर कैसे बताने हैं। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। जब तक वो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर होता है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, यही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको करना क्या है इसमें? बहुत सिंपल सा काम है। रोज को गिनना शुरू कर दी। देखो ये रो है, फर्स्ट रो, ये आपके पास है सेकंड रो, ये आपके सामने है थर्ड रो। देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से रो डिफाइंड होती है। अच्छा, उसके बाद कॉलम कैसे पता लगता है भाई? कॉलम होता है ये फर्स्ट कॉलम ऊपर से आएगा ऐसे नीचे, है ना। और ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम, ये हो गया आपके पास थर्ड कॉलम, ये हो गया आपके पास फोर्थ कॉलम। तो यानी कि इसके हिसाब से 3 तो रो है और 4 कॉलम है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 into 4, 3 रो और 4 कॉलम इसके ऑर्डर पे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। इतना लिखने के बाद खत्म। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है भाई, एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप ऐसे काउंट कर लीजिए, या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 × 4, इसका आंसर आप लिख दीजिए इज इक्वल टू 12। सीधे सीधे आंसर लिखेंगे, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? कहता है राइट द एलिमेंट्स ऑफ दिस। इन एलिमेंट्स को लिखना है, इन एलिमेंट्स को लिखना है। कैसे लिखेंगे इन एलिमेंट्स को? चलो देख लेते हैं। देखो यहां पर मैं आपको तरीके से बताता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं A13। तो ये पहला वाला जो होता है ना, ये पहला वाला जो भी एलिमेंट होगा, नंबर लिखा होगा, ये होता है नंबर ऑफ रोज, यानी कि रो को गिनना है। और ये दूसरा वाला जो होता है ये कॉलम होता है, यानी कि याद रखना है पहले हमेशा रो आएगा और फिर हमेशा कॉलम आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं 1 और 3 की बात करता हूं तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहा है। ये कह रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढूंढिए। तो फर्स्ट रो ढूंढते हैं भाई, कहाँ है? ये है आपका फर्स्ट रो। देखिए ये फर्स्ट रो है ना, मैंने देखो यहां पर सर्कल लगा दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम की बात करते हैं, तो ये है आपके सामने थर्ड कॉलम।
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कहाँ जाके मिलते हैं? देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एक जगह पर आके कट करते हैं, ये रहा वो पॉइंट। तो जहां पर ये कट करते हैं बेटा उसी एलिमेंट को लिखना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन सा एलिमेंट आता है, वो 19। तो आंसर लिखेंगे 19, A13 इज इक्वल टू 19। चलो आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन A21 करके दिखाइए। A21 लिखा हुआ है ना, तो A21 कैसे लिखेंगे? A21 मतलब क्या हुआ? A21 का मतलब हुआ कि सेकंड तो आपको रो देखनी है और फर्स्ट देखना है आपको कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं, कहां पर होगा? आपको ऐसे ही एनसीईआरटी में ढूंढ लेना है। देखो सेकंड रो, ये है आपके पास सेकंड रो, देखो मैंने हाईलाइट किया। और उसके बाद फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। तो कौन सी वैल्यू है दोनों में आ रही है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में? देखिए गौर से, 35 आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 35। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। उसके बाद ये आपका होमवर्क हो गया। आप ये बताइए जरा कि A33 कहाँ मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ मिलेगा, क्या होगी संख्या? उसके बाद A24 और A23 कहाँ मिलेगा, है ना? तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं ढूंढनी है आपको। तो अगर आपको समझ में आ गया है इन दोनों एग्जाम्पल से तो आप आगे के क्वेश्चन कर लोगे। और अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने आपको जैसे बताया है कि आप इसे अपने डाउट में रखेंगे और उस डाउट को मेरे से पूछेंगे। आंसर सबके मैच करने, आपको आंसर्स मैच करने ही है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं और अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। मेरे साथ साथ आप भी करेंगे, आपको अपनी कॉपी लेके बैठना है। जो मैंने होमवर्क आपको ये दिया है, इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ये होमवर्क करिए, देन आगे बढ़िए। एकदम से वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो को रोकेंगे, फिर पूरा काम जो होमवर्क दिया है वो करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। यही सिस्टम को अपनाना है, यानी कि एक साथ वीडियो देखेंगे एक साथ होमवर्क, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये वीडियो अगर थोड़ी लेंथी हो जाएगी, जब आप देखेंगे तो आपको समय लगेगा। जैसे हाफ एन आवर की वीडियो है तो आपको देखने में 1 घंटा लग सकता है, 1 आवर की वीडियो तो आपको देखने में 1.5 या 2 घंटे लग सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका साथ साथ होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? और एक बार में नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, आप उसे पॉज कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, फिर दोबारा देख लीजिए। रिकॉर्डेड कंटेंट है लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी बनाएगा। तो मेरे साथ साथ आप काम करेंगे। जिसने लापरवाही दिखाई, याद रखिएगा, वो स्टूडेंट हमेशा स्ट्रगल करेगा। आपको मेरे साथ चलना है, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को ही कराऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? तो फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? कहता है इट कैन हैव। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिखता हूं मैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन में बोल रहा है, बताना क्या चाहता है। देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली, ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली, ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना, जवाब मैं लिख रहा हूं। और इस मैट्रिक्स के इसने कहा है 24 एलिमेंट्स है, यहां बोला है ना, तो आप इसे 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? देखिए पहला तरीका तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी 2 मिनट रुकिए, अब हम करते हैं आगे 19 20 21 22 23 24। देखिए भाई, एक तो रो है एक और 24 कॉलम है। आप देख सकते हो यहां पर जो मैंने ये डॉट लगाए हैं, डॉट का मतलब हो गया कि इस पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो यानी कि 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बनी जिसकी शेप आपके सामने है, एक रो और 24 कॉलम। ऐसी दूसरी मैट्रिक्स बनाइए जिस मैट्रिक्स के अंदर, मैं ए ही लिख देता हूं इसे, जिस मैट्रिक्स के अंदर 24 क्या है, 24 आपके सामने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उसके ऑर्डर क्या होंगे? तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए जरा गौर से, दो तो रो है और 12 कॉलम है, 2 रो और 12 कॉलम की एक डिफरेंट शेप की मैट्रिक्स बनी है, लेकिन इसके अंदर भी 24 ही एलिमेंट है। एक तीसरी मैट्रिक्स बना लेते हैं, चलो ऐसा भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, और 3 रो और 8 कॉलम की मैट्रिक्स भी हो सकती है। मतलब ये समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि आपके सामने जो ऑर्डर है, जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, वो 124 के भी हो सकते हैं, उसके बाद 212 के भी हो सकते हैं, उसके बाद 3 और 8 के भी हो सकते हैं। इतने सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं
ऐसे आगे भी हो सकता है, आगे की मैट्रिक्स भी बन सकती है, जैसे कि 4 इंटू 6 की मैट्रिक्स भी बन सकती है, वो भी 24 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही आगे की मैट्रिक्स भी बन सकती है। कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ये आपका क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 24 एलिमेंट्स लेकर आप कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि वो एलिमेंट्स कैसे अरेंज करके कैसे मैट्रिसेस बनती है। अच्छा, एक बात यहां पर आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले वो बात बता देता हूं। देखिए यहां पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, और वो बात ये है कि जो मैट्रिक्स होती है ना, जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कभी भी ऐसे नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, जैसे 1 2 3 4 5, अगर ऐसे कोई आपको अरेंजमेंट दिखते हैं एलिमेंट्स के तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे कोई एलिमेंट्स खाली नहीं रह सकता, यहां पर जैसे कोई जगह कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा खाली नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स जब भी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसके ऑर्डर्स बना लेते हैं। अब कॉपी उठा लीजिए और कॉपी पे इसका आंसर लिख लीजिए। आपसे कहता है क्वेश्चन में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो आप कहेंगे द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सबसे पहला ऑर्डर तो हो गया, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, देखो ये 1 रो एंड 24 कॉलम्स। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक रो पहले नंबर पे रो होगा और सेकंड नंबर पे कॉलम ही होगा। उसके बाद दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकती है ऑर्डर्स जो है वो हो सकता है 3 इंटू में 8, अभी तो बताया था। उसके बाद 4 इंटू 6 भी हो सकता है, फिर उसके बाद 6 इंटू 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है और 24 इंटू 1 भी हो सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिक्स वी कैन, आपके पास कितनी हो सकती हैं मैट्रिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन हाउ मेनी 8 पॉसिबल मैट्रिक्स वी हैव। तो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं और उसके ऑर्डर्स आपके सामने लिखते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, जब कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, जब उस मैट्रिसेस के अंदर 13 एलिमेंट्स होंगे। तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। अगर 13 एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस बनानी है आपको, तो सिंपल सी बात है, आप 1 इंटू 13 लिख सकते हो और 13 इंटू 1 लिख सकते हो। बस ये 13 इंटू 1, बस ये दो ही हो सकती हैं, दो मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और जल्दी से तीसरे नंबर का क्वेश्चन एज एन होमवर्क अभी कर दीजिए और इसका आंसर भी मैच करिए। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, 24 की जगह 18 एलिमेंट्स के लिए पूछ रहा है कितने ऑर्डर्स बनेंगे, और उसके बाद 5 एलिमेंट्स के लिए पूछ रहा है 13 की जगह। दो आंसर्स देने हैं आपको, जैसे मैंने पहला आंसर ये दिया, दूसरा ये दिया। तो आप जल्दी से पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करके वापिस आइए। अभी आप आगे आएंगे तो आपके सामने होगा चौथा क्वेश्चन। आई होप आपने इसे पॉज करके आंसर्स मैच कर लिए होंगे, नहीं मैच किए तो उसे प्रॉब्लम में लिख लीजिए और उसको मेरे को सेंड कर दीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कंस्ट्रक्ट, यानी कि खुद से बनाइए 2 इंटू 2 मैट्रिसेस। आपको 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, बात समझ में आती है। आगे कहता है ए, यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो क्या कहता है, आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में a इज इक्वल टू ए आई जे करके दे रखा है, ए आई जे। आगे वाले को हम रो कहते हैं, पीछे वाले को कॉलम कहते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप लेट करिए, लिखिए लेट a इज इक्वल टू ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है आपको 2 इंटू 2, तो दो तो रो होने चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। A11 A12 A21 A22, दिस इज द फॉर्म। मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो 11 12 21 22, A11 12 और 21 22। आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। 11 का मतलब क्या, पहले वाले को 1 को रो कहेंगे, दूसरे वाले को कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम, है ना, यही तो हुआ 11 का मतलब। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, आपके सामने है, देखो
है ना। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी बात अगर क्लियर करोगे तो। और 2 1 का मतलब क्या, ऐसे ही थोड़ी 2 1 लिख दिया, ये 2 1 उठा के यहाँ थोड़ी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 1 का मतलब हो गया सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो देखो सेकंड रो, ये वाले कॉलम, ये रो सेकंड होता है और कॉलम फर्स्ट है, तभी तो ये एलिमेंट आया। और 2 2 का मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए क्या, कि हर किसी की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट में ये देखो, ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो आपको फर्स्ट पार्ट लिखना है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब आपको यहां पर बस वैल्यूज पुट अप करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है, ऑब्वियस सी बात है आसान होगा। देखो क्या करना है, आपको आई और जे की जगह पहले ये वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे a1 यानी कि आई की जगह भी 1 लिख दिया, जे की जगह 1 लिख दिया। क्वेश्चन में भी रखेंगे आप 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लिखेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर 4/2 2 होता है। आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। उसके बाद a12 खुद से करिए, मेरे से पहले करने की कोशिश करिए। a12 का मतलब हो गया क्या, आप लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज 9/2। उसके बाद a21 लिखेंगे, तो a21 में क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। दिख रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं आगे वाली संख्या को i और पीछे वाली संख्या को j कंसीडर कर रहा हूं, तो 2 और 1 i और j की जगह रखा जाएगा। यहां i है आपके सामने, ये रहा, इसकी जगह 2 लिख दिया, इस j की जगह पर 1 लिख दिया। कॉपी पे मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे तो अब बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 9/2 इसका भी आंसर आएगा। फिर a22 की बात कर लेते हैं, तो a22 में क्या होगा, देखिए यहां पर आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16/2 8। तो बेसिकली मेरे पास a11 की वैल्यू आ गई 2, a12 की वैल्यू आ गई 9/2, a21 की वैल्यू आ गई 9/2, a22 की वैल्यू आ गई 8। ये सारी की सारी वैल्यूज आप उठा के रख देंगे, कहाँ रख देंगे ये वैल्यूज उठा के अपनी मैट्रिक्स में रख देंगे। यही मैट्रिक्स तो आपने लेट की थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे मैट्रिक्स A = a11 की जगह पर आप इस 2 को लिखेंगे, यहाँ पर a12 की जगह पर 9/2 एंड देन 9/2 एंड देन 8। कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स एक आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। तो जिस तरीके से मैंने वैल्यूज रख के सॉल्व किया, आंसर निकाला, इसी तरीके से आप भी करेंगे। और ऑफ कोर्स आपके पास सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप अभी करिए इसे, और ये थर्ड क्वेश्चन भी अभी करिए। ये क्वेश्चन जल्दी से करिए, वापस आइए, फिर उसके बाद पॉज कर लीजिए वीडियो को पहले, फिर उसके बाद मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, ये जल्दी से करिए। इसको मैं जब तक रब कर देता हूं। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने अब क्वेश्चन कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बस आपको देखते ही हो जाएगा। कहता है 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, तो पहले मैं लिख लेता हूं 3/4 की मैट्रिक्स क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं लेट करने वाला हूं a = 3/4 का मतलब, देखिए अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो 3/4 के ऑर्डर थे, आपको पता था 3 रो एंड 4 कॉलम्स कह रहा है उसमें। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, यहां लिखना है a11, a12, a13, a14। किसी बच्चे को याद ना हो तो ऐसे याद कर लीजिए 11 12 13 14, है ना। उसके बाद a21, a22, a23, a24, एक सीक्वेंस है, याद हो जाएगा 21 22 23 24। उसके बाद a31 एंड देन a32, a33 एंड a34। मेरे साथ साथ लिखते जाइए। आपने लिखा है 3 तो रो होनी चाहिए, ये 3 रो है, और 4 कॉलम होने चाहिए। 11 12 13 14, 21 22 23 24, 31 32 33 34, ये कॉपी पे लिख लिया आपने। अब इसी के अकॉर्डिंग ये 12 एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। मैं सारे नहीं करा रहा हूं, आपको खुद करना है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, याद रखना, माइनस का 3i प्लस का j। ओके, ये बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको ये पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट
वैल्यू क्या होती है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हमारे सामने ये, ऐसे मोड के अंदर संख्या लिखी जाती है। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव की कोई संख्या है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव की कोई संख्या है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। जैसे कि मुझे a11 निकालना है तो मैं लिखूंगा a11 यानी i की जगह 1, j की जगह 1 रिप्लेस कर दूंगा इस तरीके से, -3 × 1 प्लस का 1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, +1 करेंगे तो -2 आएगा। जब इसे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो बाहर निकालेंगे तो +2 हो जाएगा इस तरीके से, और आंसर आएगा फाइनली 1। तो a11 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से आपको a12, a13, a14 सारी वैल्यूज अलग अलग निकालनी है, 12 बार निकालनी है और उठा के रख देना है। आंसर जरूर मैच करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। जिसके पास एनसीईआरटी है वो तो आंसर मैच कर लेंगे, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने कहा है आपको कि पीडीएफ जो डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा जो मैंने ऑनलाइन निकाला है। उसके बाद आंसर्स की बात करते हैं तो इस एक्सरसाइज का स्पेसिफिक आंसर अलग से एक इमेज मैंने अपलोड कर रखी होगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, उसे भी आप डाउनलोड करेंगे तभी आप आंसर मैच कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क हो चुका है। अभी पॉज करिए, अभी करिए, वापस आइए, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे आप। देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो ये खुद से भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर। देखो यहां पर पहले क्वेश्चन को तो करने की भी जरूरत नहीं है, यूं ही हो गया। देखो बीच में निशान किस चीज का? इक्वल का। तो भाई इक्वल के लिए एक स्पेसिफिक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने ऑर्डर पहली मैट्रिक्स में होते हैं उतने ही ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे पहली मैट्रिक्स में 2/2 के ऑर्डर है, 2 रो और 2 कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स में 2/2 के ऑर्डर ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपने वो इक्वल नहीं करना, इक्वेट नहीं करना, कह देना नॉट पॉसिबल टू फाइंड। फिलहाल ये इक्वल है और इक्वल ही होंगे, तो आप इसे इक्वल कैसे करेंगे? 4 बराबर y, देखिए 4 बराबर y के है। आपको सीधा सीधा छठा क्वेश्चन का पहला पार्ट करा रहा हूं मैं। यहां लिखा है 4 = y, 3 = z एंड x = 1। आपसे यही पूछ रहा था, x y z की वैल्यू आ चुकी है, सीधा सीधा आंसर। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने आसानी से कर लिया होगा, कंपेयर करिए, आंसर निकालिए, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है, सॉरी नॉट क्वेश्चन, 6 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, x + y एंड देन 2 देन 5 + z देन x + 5। ओके, बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको दे रखा है 6 2 5 8। आपको सिंपली कंपेयर करना है भाई। अभी कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये x + y की कंपैरिजन करेंगे तो ये 6 के साथ कंपेयर हो जाएगा। x + y = 6, 2 बराबर 2 के हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 + z = 5 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + z = 5। ओके, उसके बाद x + y तो नहीं दे रखा है, x y दे रखा था, ये गलती से लिख दिया मैंने, आप इसे सही कर लेना। x y = कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे भाई? 8 से, तो यहां लिख देंगे x y = 8। कितना आसान है, सीधा सीधा कंपैरिजन है। अब पहले तो मैं z निकाल लूंगा, बड़ा आसान है। 5 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो मेरा z आ जाएगा 5 - 5, दिस इज 0 एंड z की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास x + y = 6 है, x y = 8 है। यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखाइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, मैं भी निकाल के दिखा देता हूं। अगर आपने इसे अब अगर आप कर नहीं पा रहे तो मैं निकाल के दिखाता हूं इसे। देखिए y = इससे लिखते हैं y = ये राइट साइड में जाइए, 6 माइनस का x, y = 6 - x। इस वैल्यू को उठा के हम रखने वाले हैं यहां पर। तो आप यहां रखेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखिए आप लिखेंगे x ब्रैकेट ऑफ 6 - x = 8। बहुत अच्छा। उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, 6x - x² = 8। ये भी बात समझ में आती है। राइट साइड में दोनों को ले जाएंगे तो आ जाएगा x² माइनस का 6x प्लस का 8 = 0। नाउ अभी बहुत सिंपल है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, जो कि आपको आना चाहिए। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और जिनको जोड़ें, ध्यान रखना पीछे वाला निशान देखते हैं, जिनको जोड़ें तो 6 आ जाए।
तो ऐसी संख्या होती है आपके पास कौन सी, बताइए जल्दी से। माइनस का आप 6 की जगह लिखेंगे 4 और प्लस का 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। तो संख्या मिल चुकी है। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, आगे वाली संख्या में से x कॉमन आएगा, x माइनस का 4 माइनस 2 x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती होगी, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें से कॉमन लेके तो x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यूज तो आ गई हैं दोनों, ये उठा के हम इस y वाली टर्म में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 देन y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज y इज इक्वल टू 4। तो आपको समझ में आता है, आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर ये है कि x की वैल्यू है आपके पास 2, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 0। या फिर आपके पास x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 0। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों लिखने हैं आपको, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आप अगला क्वेश्चन खुद से करिए और फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन खुद कराऊंगा पहले, ठीक है ना। पहले खुद से करिए, देखो बिना होमवर्क के तो काम नहीं चलेगा, आप जल्दी से करना शुरू कर दीजिए। यस, आई होप कि आपने अगला क्वेश्चन कर लिया होगा इतनी देर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन कर लिया है तो थर्ड क्वेश्चन से, मतलब कि 6 का थर्ड पार्ट। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर मैथमेटिक्स को तसल्ली से सीखना है, एक ही बार में सीखना है, तो आप स्किप नहीं करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको वीडियो स्किप करनी है तो सिर्फ इस वजह से करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता है, आपने मेरे से पहले कर दिया, तो बिल्कुल स्किप करिए, आप उसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब आपको नहीं आता है तो वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये कहता है x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर दे रखा है x प्लस जेड, यहां पर y प्लस जेड। नाउ इज इक्वल टू, ये आपके सामने है 9 और ये आपके सामने क्या लिखा है भाई, 5 लिखा है। 9 और 5 एंड देन 7, ओके आपके सामने है। आप इसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है। आप इसकी वैल्यू के बराबर इसे रख देंगे। कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, देन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो आपको समझ में आया। ओके, अब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे करना कैसे है, सब्स्टिट्यूशन करना है, बट उलझ जाते हैं ज्यादातर बच्चे। आपने भी होमवर्क अभी दिया था, मैंने तो करा होगा, ट्राई तो किया होगा। अगर ट्राई किया है तो आप उलझे होंगे कि कैसे करें, तो मैं बताता हूं, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप इस जेड को राइट में ले जाइए, आप इस जेड को भी राइट में ले जाइए, तो क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। कितना आसान है। अब x की वैल्यू है z की फॉर्म में, y की वैल्यू है z की फॉर्म में, दोनों को उठा के अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए यहाँ। ओके, तो रख देते हैं, x की जगह पर 5 माइनस का z प्लस y की जगह पर 7 माइनस का z प्लस का z इज इक्वल टू 9। तो यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होगा भाई, ये बड़ा सिंपल है, z से z कैंसिल हो जाएगा। इस z को राइट में ले जाइए और इस 9 को लेफ्ट में ले आइए। 7 और 5 होते हैं 12, माइनस का 9 इज इक्वल टू z, तो 3 इज इक्वल टू z। अगर z की वैल्यू आ गई तो z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर z की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रख दीजिए, तो z की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आपके सामने, 7 में से 3 गया तो 4। तो x y z की मेरी वैल्यू आ चुकी है। मैं आंसर मैच अभी नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आपको आंसर मैच करते हुए चलना है। यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है ना, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से तो मुझे बता देना और अपनी कैलकुलेशन ठीक करिएगा, क्योंकि जब हम कभी लाइव इस तरीके से कराते हैं तो मे बी हमारा ध्यान जो है स्क्रीन पे होगा, तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो उस मिस्टेक पर मत जाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, आगे बढ़ना है कॉन्सेप्ट सीख के। फिलहाल अगला क्वेश्चन मैं आपसे आपके लिए नहीं कर रहा हूं,
एलिमिनेशन मेथड से करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, व्हाटएवर 10th क्लास में आपने सीखा होगा। आप a प्लस बी को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, 2a माइनस बी को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद a प्लस सी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू निकल चुकी है, c भी निकल जाएगा, इसे कंपेयर करेंगे देन d भी निकल जाएगा। आप अपनी तरफ से इसे क्वेश्चन को करेंगे और अगर नहीं आएगा तो मैंने बताया है, इसीलिए आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप झिझकिएगा नहीं, आप जितना क्वेश्चन कर चुके हैं उतना क्लिक करके मेरे को फोटो सेंड कर दीजिएगा, ओके। और मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आई, क्योंकि आगे आगे टिपिकल होने वाला है, ये आसान एक्सरसाइज है। आज की क्लास में हम सिर्फ ये 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, याद रखिएगा। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे कहता है a इज इक्वल टू दिस, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू, ऐसे मैट्रिक्स का निशान बना रखा है aij एंड देन उसके बाद आपको दे रखा है m इंटू n। आपको कहता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि जब नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इसे तो रो कहते हैं नंबर ऑफ रो, और इसे नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं, तो इसका मतलब m बराबर n के होगा। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एग्री कर रहे हैं आप? देखिए, क्या रो छोटी होती है, क्या रो बड़ी होती है, क्या रो बराबर होती है कॉलम के? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सीधा आंसर है, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। ओके, मैंने कंडीशन बता दी है, जिसने इंट्रोडक्शन में नहीं समझा होगा अब समझ लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है 2x2। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रो है और 3 ही कॉलम है 3x3। तो 2 ही तरीके से कॉमनली स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्लास में दिखेगी, 2x2 और 3x3। उसके अलावा 2x3 या समथिंग कुछ भी होगा, वो सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए मैंने जो होमवर्क आपको दिया है वो साथ साथ कर रहे हैं, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्वेश्चंस किए न किए, और अगर नहीं किए होंगे तो मैं कॉपी भी देखूंगा आपकी, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। नाउ 9th क्वेश्चन के पास चलते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी इन चारों में से? कहता है फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या वैल्यूज होंगी, जल्दी से निकालिए। आप मेरे से पहले कर सकते हैं, अब तो आपको पता लग गया। इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का निशान लगाइए और जल्दी से निकाल के दिखाइए मुझे कि आपका आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। मैं भी तो देखूं आपका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, मैं आपको ये सोल्व करके दिखाता हूं। आपने ये कर लिया होगा, आंसर मैच भी कर लिया होगा। मैंने कहा था आंसर शीट जरूर देखिएगा। देखिए फिलहाल 3x प्लस का 7, उसके बाद 5, देन y प्लस का 1, देन 2 माइनस का 3x ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर 0, y माइनस का 2 एंड देन 8, देन 4। आप इसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो पहली संख्या को पहली संख्या से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा कंपेरिजन, आएगा 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -7/3। ये x की वैल्यू आ चुकी है, किससे मैच कर रही है? -7/3। किसी से नहीं मैच कर रही, ना a से, ना b से, ना d से। a से, c से और d से किसी से नहीं मैच कर रही, तो क्या b आंसर होगा? अब ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि नॉट पॉसिबल कह रहा है। ये पॉसिबल क्यों? पॉसिबल तो था ना, देखिए हमने तो निकाल लिया। नॉट पॉसिबल कैसे हो सकता है? नन ऑफ दीज तो मान लेते हैं, नॉट पॉसिबल कैसे हो सकता है? चलो हम इसके लिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले पार्ट को कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू y। उसके बाद हम आगे कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 7। उसके बाद चौथे ऑर्डर को भी कंपेयर कर लेते हैं, इसको इसके साथ कितना आ जाएगा? 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2/3 इज इक्वल टू x। अब देखो x की दो वैल्यूज है और दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही मैट्रिक्स में
दो अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई दोनों करती हैं तो ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है इस वाली संख्या को, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ऊपर वाली संख्या को। ऐसा नहीं है कि नीचे वाली संख्या इसको भी सेटिस्फाई करेगी, यानी यहां रखने के बाद आंसर 0 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। याद रखना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अपना कंसंट्रेशन यहीं रखिएगा। 10वां क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन का पार्ट है, और परमुटेशन आपने 11th में जरूर देखी होगी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ क्या है इसमें, कंडीशंस याद रखनी है। कहता है आपसे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि वो सारी मैट्रिसेस बताइए जिसके ऑर्डर 3/3 है। जैसे कि 10वें क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी जिसके ऑर्डर 3/3 है, और उसके अंदर जो एंट्री है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो एलिमेंट्स 0 और 1 ही लिखने हैं बस। तो आपने 0 और 1 ऐसे लिखा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, एक मैट्रिक्स बनके तैयार। अब दूसरी मैट्रिक्स बना दीजिए जो 3/3 की मैट्रिक्स है, इसकी पहली शर्त यही थी, और उसके अंदर 0 और 1 होना चाहिए, 0 0 1 0 0 0 0 0 0। देखो पूरी मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, 3/3 का है, यानी एक मैट्रिक्स ये बन सकती है, एक मैट्रिक्स ये बन सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है 1 0 1 0 0 1 0 0। लो ऐसे उल्टी सीधी मैट्रिक्स बना दी मैंने। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? तीनों की तीनों मैट्रिक्स के जो एग्जांपल्स हैं ये इसकी शर्त को पूरा कर रहे हैं। इसने कहा है कि 0 और 1 होना चाहिए तो है, उसने कहा है 3/3 की मैट्रिक्स होना चाहिए तो वो भी है। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, यानी कि इसने पूछा है हाउ मैनी मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको परमुटेशन का रूल याद रखना होगा। मैं आपको बता देता हूं, आप इसे रट लेना, तब आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है 10वें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर एंट्री कितनी दे रखी है, 0 और 2, यानी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर, ऑर्डर्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स कह सकता हूं, है ना, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये बोल रहा हूं कि इसमें एंट्री कितनी है भाई, एंट्री सिर्फ 2 दे रखी है, एक ये है और एक ये है ना, तो 2 एंट्रीज दे रखी है। तो यहां पर आप लिखिए 2 की पावर, और ऑर्डर्स एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, 3/3 का मतलब हो गया 3 3 9, यानी कि 9, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 512, और इसका आंसर जब मैच करेंगे नीचे ऑप्शन में से तो इसका आंसर आएगा डी। तो बात समझ में आया? ये रूल बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है। अगर किसी को इस रूल पे ऑब्जेक्शन है तो लिटरली मैट्रिसेस बना के देख सकते हैं। अगर आपसे यही बात बोलता कि आप ऑल मैट्रिसेस बताइए कितनी बन सकती है, जबकि यहाँ पर ऑर्डर जो है 3/3 की जगह उन्होंने 2/2 दे रखा होता, 2 2 जब 4 होता, तो आंसर होता है 2 की पावर 4, आंसर निकाल देते। अगर यहाँ पर 0 1 के साथ 2 भी लिखा होता है एंट्री में, यानी कि वो कहता है 3/3 की मैट्रिक्स है, 0 1 2 है, तो आप 1 2 3, तो 3 की पावर और 3/3 9 होता है 9। तो अगर यहाँ पर एंट्रीज बढ़ रही हैं तो नीचे वाली संख्या बढ़ रही है, अगर यहाँ पर ऑर्डर्स एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो ऊपर पावर चेंज हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी बिहाफ पर आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो गाइज आज की क्लास हमारी फिनिश हो जाती है, हमने पहली एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, आप इसका होमवर्क करके आइएगा। ओके गाइज।